प्रिय साथियों नमस्कार। आइए सुनते हैं 13वां भाग आपके प्रिय कृष्णपाल के स्वर में। पति के देहांत के बाद से रानी को की दिनचर्या इस प्रकार हो गई। वे नित्य प्रातःकाल 4 बजे स्नान करके 8 बजे तक महादेव का पूजन करती और उसी समय गवैये भजन गायन सुनाते। फिर 11 बजे तक महल के समीपवर्ती खुले आंगन में घोड़े की सवारी, तीरंदाजी, नेजा चलाना, दौड़ते हुए घोड़े पर चढ़े दांतों से लगाम पकड़कर दोनों हाथों से तलवार भांजना, बंदूक से निशाना लगाना, मलखम्ब, कुश्ती इत्यादि करती थी और अपनी सहेलियां तथा नगर से आने वाली कुछ स्त्रियों को ये सब सिखाती थी। इनमें भाऊ बख्शी की पत्नी प्रमुख थी और बहुधा आने वालों में झलकारी कोरिन। 11 बजे के उपरांत रानी फिर स्नान करती और भूखों को खिलाकर तथा कुछ दान धर्म करके तब भोजन करती। भोजन के उपरांत थोड़ा सा विश्राम। फिर 3 बजे तक 1100 राम नाम लिखकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाती। उस समय वह किसी से बातचीत नहीं करती थी और न कोई उस समय उनके पास बैठ सकता था, आ सकता था। वह किसी गूढ़ चिंतन, किसी गूढ़ विचार में निमग्न रहती थी। 3 बजे के उपरांत संध्या तक फिर वे ही व्यायाम और कसरतें, शरीर को फौलाद बनाने की क्रियाएं। संध्या के उपरांत 8 बजे तक वह कथा वार्ता, पुराण, भगवत गीता का 18वां अध्याय और भजन सुनती। इसके बाद 1 घंटा आगंतुकों से भेंट के लिए दिया जाता। तीसरी बार स्नान करती। इसके बाद थोड़े समय तक इष्ट देव का एकांत ध्यान, फिर व्यालु भोजन, पश्चात सुंदर मुंदर काशीबाई के साथ थोड़ा सा वार्तालाप और फिर ठीक 10 बजे शयन। वह समय की बहुत पाबंद थी। शिथिलता तो छूकर नहीं निकली थी। राज्य मिलेगा या न मिलेगा, इन दोनों के व्यवधान में वे महीने चले जा रहे थे। मोरोपंत, तांबे और अन्य कर्मचारी यथावत कार्य कर रहे थे। एलिस वर्ग अपना पाया मजबूत बनाने की तैयारी करता चला जा रहा था, बहुत सतर्कता, बड़ी सावधानी के साथ। सन 1854 के आरंभ में कंपनी सरकार के बड़े लाट ने गोद को अस्वीकार किया और झांसी को अपनी कंपनी के राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। परंतु मालकम ने इस घोषणा को बहुत छिपा लुकाकर एलिस के पास भेजा और उनको हिदायत दी कि बहुत सावधानी के साथ काम किया जाए, क्योंकि उसे मालूम था कि रानी जनप्रिय हैं, कहीं झांसी की जनता दंगा फसाद न कर बैठे। इसलिए एलिस ने सेना द्वारा झांसी का कठोर प्रबंध किया। एलिस ने होशियारी के साथ उस घोषणा को एक जेब में रखा और दूसरे में पिस्तौल। सशस्त्र अंगरक्षकों को साथ लेकर रानी के पास किले वाले महल में पहुंचा। रानी को सूचना दे दी गई थी कि छोटे साहब के पास बड़े लाट की आज्ञा आई है, उसी को सुनाने आ रहे हैं। मोरोपंत इत्यादि बहुत दिन से आशा लगाए बैठे थे। दीवाने खास में वे नियुक्त समय पर आ गए। रानी पर्दे के पीछे बैठी। दीवाने खास में एक ऊंची कुर्सी पर दामोदर राव। एलिस दृढ़ पर अदृढ़ हृदय के साथ दीवाने खास में प्रविष्ट हुआ। मोरोपंत इत्यादि ने बहुत विनीत भाव के साथ अभिवादन किया। दीवाने खास में इत्रपान इत्यादि सजाए रखे थे। बुर्जों पर तोपों में सलामी दागने के लिए बारूद डाल दी गई थी। एलिस होठ से होठ सटाए आया और अपने माथे की शिकनों को समेटकर अभिवादन का उत्तर देता हुआ बैठ गया। मोरोपंत ने विनीत भाव के साथ कहा, साहब, आपको यहाँ तक आने में बहुत कष्ट तो ना हुआ होगा। मुश्किल से एलिस का कंठ मुखरित हुआ, मेरा कर्तव्य है, दुखदायक कर्तव्य है। सब लोग सन्नाटे में आ गए। एलिस ने कहा, महारानी साहब आ गई हैं। दीवान ने उत्तर दिया, जी साहब पर्दे के पीछे विराजमान हैं। एलिस ने जेब से मालकम वाली घोषणा निकाली। दरबारियों ने के कलेजे धक धक करने लगे। कलेजा थामकर उन लोगों ने घोषणा को सुन लिया। गुलाम गोश का तोपची अनुकूल घोषणा की आशा से दीवाने खास के एक दर के पीछे की तरफ कान लगाए खड़ा था। प्रतिकूल घोषणा को सुनकर मुंह लटकाए चुपचाप चला गया। जब घोषणा पढ़ी जा चुकी, मोरोपंत के मुंह से निकला ओहो, दीवान के मुंह से निकला हाय और दरबारियों के मुंह से अनहोनी हुई। दामोदर राव समझने की कोशिश कर रहा था। उसको आभास मिल गया कि कुछ बुरा हुआ है। यकायक ऊंचे परंतु मधुर स्वर में रानी ने पर्दे के पीछे से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इन शब्दों से दीवाने खास गूंज गया। वायुमंडल ने उनको अपने भीतर निहित कर लिया। भारत के इतिहास में वे शब्द पिरो दिए गए। झांसी की कलंगी में वे शब्द मणिमुक्ता बनकर चिपक गए।
अब एलिस का धड़कता हुआ हृदय स्थिर हुआ। बोला, मुझको गवर्नर जनरल साहब की ओर से जो आज्ञा मालकम साहब के द्वारा मिली मैंने उसको पेश कर दिया। जो कुछ मेरे सामर्थ्य में था मैंने किया। हम सब गवर्नर जनरल साहब की आज्ञा से बंधे हुए हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि असंतोष का कोई कारण नहीं है। 5,000 रुपया मासिक वृत्ति महारानी साहब और उसके कुटुंब के लिए काफ़ी है। यह मानना पड़ेगा कि गवर्नर जनरल साहब ने बहुत उदारता का बर्ताव किया है। एलिस का वाक् समाप्त नहीं हुआ था कि पर्दे के पीछे से रानी ने उसी ऊंचे और मधुर स्वर में कहा, मुझको यह वृत्ति नहीं चाहिए, मैं ना लूँगी। एलिस ने अधिक ठहरना उचित नहीं समझा। दीवान से कहता गया, आप तुरंत मेरे पास आइए। दीवान ने पान खाने का आग्रह किया। वह पान खाकर चला गया। मुंदर रानी के पास पर्दे में बैठी थी। जब घोषणा सुनाई गई वह मूर्छित हो गई थी। एलिस के चले जाने पर वह होश में आई। रानी ने कहा, क्यों री, मूर्छित होना किससे सीखा? क्या इस छोटे से राज्य के लिए ही हम लोग जीवित हैं? मुंदर रोने लगी। रानी ने पुचकारा। मोरोपंत इत्यादि ने समझा। दीवान ने रानी से पूछा, मैं एलिस साहब के पास जाऊं? वह बुला गए हैं। रानी अनुमति देकर रनवास में चली गई। कुछ क्षणों में ही समाचार सारे नगर में फैल गया। उसी समय झांसी निवासियों के क्षोभ का ठिकाना न था। रानी की सेना तुरंत युद्ध छेड़ देना चाहती थी, परंतु रानी ने निवारण किया, कहलवाया अभी समय नहीं आया था। झलकारी ने जब सुना तो अपने पति पूरन से कहा, छाती भर जाए न अंग्रेजन की, गुटक गई झांसी। अभी आप सुन रहे थे 14वां भाग।